तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले एक्सरे होगा उस खबर का जिसके बाद से एआईएमआईएम की मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए हैं। और देखिए, सीधे तौर पर जब जेपीसी की बैठक लखनऊ में होती है तो उसमें अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि भाई 78% जो वक्फ अपनी जमीन बताता है वो सरकारी जमीन है और इस पर अब बाबा की तरफ से वक्फ पर सर्जरी होगी, इसमें किसी भी तरह का संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि हम कानून की माने या सरकार के दावों की माने। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, बार बार अब इसको लेकर जो ओवैसी है वो ये कह रहे हैं कि हमें संविधान की बात माननी चाहिए, हमें कानून की बात माननी चाहिए, लेकिन सरकार अलग अलग दावे कर रही है। जमकर राजनीति करने में लगे हुए हैं ओवैसी। लेकिन वक्फ बोर्ड जो भी कभी मंदिर, कभी जमीन, कभी स्कूल, कभी संसद तो कभी कुछ, दर्शकों जहां नजर डालता है ये वक्फ अपना दावा कर देता है। लेकिन वक्फ बोर्ड की ये मनमानी अब नहीं चलने वाली। वक्फ बोर्ड के कब्जे वाले खेल का पर्दाफाश हो गया है। पर्दाफाश हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां वक्फ की जमीन जिन्हें वो अपने होने का दावा करता है दर्शकों, उसमें से 80% संपत्ति वक्फ की नहीं बल्कि सरकार की है, सरकारी है। दर्शकों जरा ध्यान से सुनिए, सरकारी जमीन को वक्फ ने बार बार अपना बताया है और वो तकरीबन 80% है। जरा ध्यान से इन ग्राफिक्स को देखिए, आपके लिए हमने तैयार करवाए हैं। वक्फ की जमीन का दावा सरकारी जमीन पर 14 हेक्टेयर, 11,000 हेक्टेयर। आप देखिए, 14,000 हेक्टेयर जमीन पर भी कब्जा करने की बात वक्फ की तरफ से हुई। 11,000 हेक्टेयर, आप सोचें कितनी बड़ी जमीन है ये। इसको बार बार वक्फ कहता है कि हमारी जमीन है। ये वक्फ का जो खेल है दर्शकों वो अब नहीं चलने वाला है और इसको लेकर ही योगी सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है। ये दावा हम नहीं कर रहे दर्शकों, ये दावा किया है यूपी सरकार की तरफ से लखनऊ में जेपीसी की हुई बैठक में। और थोड़ा ध्यान से सुनिए, कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग ने जेपीसी की बैठक में ऐसे दस्तावेज पेश किए हैं। बैठक के दौरान मोनिका गर्ग ने इस बात का खुलासा किया है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो वक्फ की नहीं है बल्कि सरकारी जमीन है। दर्शकों, आप ठीक सुन रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा आपने देखा होगा। आप देखिए, स्टैंप लखनऊ का जो छोटा इमामबाड़ा है, उसके बाद अयोध्या में स्थित बहू बेगम का मकबरा है। इन जगहों पर आप घूमे होंगे, आप जरूर गए होंगे और इनको लेकर भी वक्फ ने दावा किया, लेकिन ये सारी सरकारी जमीनें रही हैं। और ऐसे में दर्शकों ये भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे ही सरकारी जमीन होने की बात आई, ऐसे में ओवैसी साहब बौखला गए हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। भाईजान के पेट में दर्द होने लगा है। आखिर क्यों, सुनिए जरा। अभी तक जो उत्तर प्रदेश में वक्फ की प्रॉपर्टीज का कोई डाटा नहीं था, कोई उसके आंकड़े नहीं थे, कितना रजिस्टर्ड है, कितना नहीं है, उत्तर प्रदेश की कितनी प्रॉपर्टी है जिसको किसी ने इंक्रोच कर रखी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है उसको वक्फ क्लेम कर रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टीज है कोई और क्लेम कर रहा है। उस संबंध में आज उन्होंने काफ़ी विस्तार से अपना प्रेजेंटेशन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उन्होंने कहा है कि जो सच्चर कमेटी में भी 60 प्रॉपर्टी कही गई थी ये गवर्नमेंट की है, उस सब पे हमने डिटेल सब चीज़ें करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को आप सुन रहे थे दर्शकों, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मीटिंग में, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। लेकिन जैसे ही सरकारी जमीन होने की बात आई है, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भाईजान के पेट में दर्द होने लगा है। वो इन दावों को झूठा बताने लगे हैं, सवाल करने लगे हैं कि कानून की प्रक्रिया को सही माने या सरकार के दावों को। जबकि कुछ दिन पहले ही ओवैसी भाईजान ने खुद माना था दर्शकों कि उत्तर प्रदेश की 1.12 लाख, ठीक सुन रहे हैं आप, 1.12 लाख वक्फ संपत्तियों के कागज नहीं है। साथ ही तेलंगाना की 90% मस्जिदों के कागज भी मौजूद नहीं है। लेकिन अब क्या बोलेंगे, जब कागज नहीं है तो आखिर दावा क्यों किया जा रहा है? तो दर्शकों आपको ही सुनवाएंगे कि आखिर ओवैसी किस तरीके के अनर्गल बयान दे रहे हैं, सच से क्यों बार बार पलटते जा रहे हैं, सरकार पर उंगली क्यों उठा रहे हैं, और जब सच सबके सामने है तो इसको ओवैसी मानने को तैयार क्यों नहीं है। जरा सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। अब सरकार इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गज़िट होता है। और उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो है वक्फ बाय यूज़र है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूज़र अगर आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज़ का स्टेटस क्या होगा बताइए।
तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, देखिए किस तरीके से सच से पलट गए हैं भाईजान। 21 सितंबर 2024 की अगर बात करें तो 1.21 लाख वक्फ संपत्तियों के कागज नहीं है, तो किस आधार पर कहा जा रहा है कि हमारे 21 जनवरी 2025 की अगर बात करें तो कानून के तहत वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां हैं, हम आपको बता दें वो सरकारी हैं और सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बार बार दावा करता रहा है और वो तकरीबन 80% बताई जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में। दर्शकों मैं आपको ये भी बता दूं कि लखनऊ लगातार अगर जेपीसी की बैठक को हम देखें तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बहुत बारीकी से जांच पड़ताल हो रही है और ऐसे में बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। उस जांच पड़ताल में आपको बता दें, लखनऊ में जो जेपीसी की बैठक हुई है सभी स्टेक होल्डर के साथ ही बैठक हुई है और इस बैठक में यूपी सरकार ने भी तमाम साक्ष्य रखे हैं। क्या कुछ है वो चीजें, इस रिपोर्ट में देखिए। ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को अल्लाह की राह में वक्फ किया है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करके वक्फ किया गया हो। लखनऊ में हुई जेपीसी की बैठक के बीच ऐसा खुलासा हुआ है कि मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले ओवैसी भाईजान तिलमिला गए हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को अपने वोट बैंक की चिंता सताने लगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसी बातें कही जा रही हैं कि वक्फ की 78% प्रॉपर्टी सरकारी जमीन है। वक्फ मामले को लेकर आज एक लखनऊ में जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने उनकी क्या मांगे हैं उसको लेकर भी महत्वपूर्ण बात रखी। ये भी दावा किया गया कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने तमाम वक्फ संपत्तियों में अपना दावा होने की बात भी रखी, जिसका खिलाफत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरु दिखाई दिए। जैसे ही बात सामने आई, सबसे पहले सियासी मैदान में उतर आए असदुद्दीन ओवैसी। जो बात मानना तो दूर, उन दस्तावेजों पर ही सवाल खड़े करने लगे, जबकि 4 महीने पहले खुद ने ही 1.12 लाख वक्फ बोर्ड के कागज ना होने की बात मानी थी। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो सरकार उन प्रॉपर्टीज को गज़ेट इशू करके कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। भाईजान के तर्कश से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक के बाद एक तीर निकल रहे हैं। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों को बिल के खिलाफ एकजुट कर बिल को पास होने से रोका जाए, लेकिन सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि एक्शन होगा और बराबर होगा। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड को तो माफिया बोर्ड भी बता चुके हैं। कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, 1-1 इंच लैंड लेंगे। रिपब्लिक भारत पर सीएम योगी के दिए इस बयान के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी इसे नफरत फैलाने वाला बयान बता रहे हैं। मतलब अगर सच सामने आए तो नफरत कैसी? पार्लियामेंट के कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके ताल्लुक से एक संवैधानिक पोस्ट पर रहकर इस तरह की वाहियात बात वो करते हैं, तो वो मैं इसका कंडेम करता हूँ। और वो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो नफ़रत की फ़िज़ा जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसको और फैलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो सरकार उन प्रॉपर्टीज़ को गज़ेट इशू करके कहती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है। वक्फ की शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बिल लेकर आई है और बिल पास होकर भी रहेगा। तब तक इन मौलवी मौलानाओं का अपना एजेंडा सेट करने वाला प्लान जारी रहेगा, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब जो मैं आपको बता रही हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा दर्शकों। लखनऊ में हुई जेपीसी की बैठक में सभी स्टेक होल्डर के साथ ये बैठक चल रही थी और इस बैठक में यूपी सरकार ने साक्ष्य पेश किए हैं, सबूत तथ्य पेश किए हैं। उससे बहुत कुछ साफ हो गया है कि वक्फ बोर्ड किस तरह से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों ने अपना पक्ष रखा है, तो वहीं शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग भी मौजूद थे। हालांकि बैठक पूरी नहीं हो पाई है, उसको अभी पूरा होना है। आपको बता दें दर्शकों, वक्फ संशोधन बिल की अगर हम बात करें, आपको बताएंगे कि क्या कुछ बातें रखी गई थी।
वक्फ संशोधन बिल पास नहीं होने के कारण जेपीसी बनी। अलग अलग राज्यों में जेपीसी की बैठक की गई, उस पर मंथन किया गया। पहले बिहार और फिर कोलकाता में बैठक हुई थी। दर्शकों, लखनऊ में जेपीसी की ये आखिरी बैठक थी जिसमें तथ्य दिखाए गए कि देखिए ये सच्चाई है, जिस जमीन पर कब्जा किया गया है वो दरअसल सरकार की जमीन है और उसको मुक्त कराया जाएगा। अगर योगी की भाषा में कहें तो सर्जरी होगी अब उस जमीन की। वहीं अगर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को हम सुने, जिनको अभी थोड़ी देर पहले सुना था, वो इस बैठक में मौजूद थे। जरा एक बार फिर से सुन लेते हैं कि क्या कुछ चीजें और वो बता रहे हैं कि उस बैठक के बीच क्या तथ्य रखे गए थे और कैसे बाकी लोगों की एकदम चुप्पी देखने और सुनने को मिली। ये हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। इसके बाद हमने इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले हमको इसकी रिपोर्ट विंटर सेशन में देनी थी, लेकिन विंटर सेशन में हम दौरा नहीं कर पाए थे। हम क्लास बाय क्लास डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को, जिससे कि हम अपनी रिपोर्ट्स को प्रस्तुत कर सकें। और चलिए दर्शकों, अब अगली खबर का मैं एक्सरे करने वाली हूं। जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ जानकारी मैं आपके लिए लाई हूं जो एकदम तथ्यों को दिखाती है। उत्तर प्रदेश के संभल में आपको पता होगा कि 24 नवंबर के दिन किस कदर हिंसा भड़की थी और उस हिंसा को लेकर हर बार नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अब एक नया नाम आया है मुल्ला अफरोज का, जो कि गिरफ्त में है और वो बताता है कि कैसे उस हिंसा का दुबई कनेक्शन निकलकर सामने आया है। दर्शकों, आपने ठीक सुना है, दुबई में बैठकर शारिक साटा ने पूरा ऑर्डर दिया था और बताया था कि कैसे इस हिंसा को अंजाम देना। ये हम नहीं दर्शकों, बल्कि ये मुल्ला अफरोज कह रहा है जो पुलिस की गिरफ्त में है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा की तस्वीरें आपको याद होगी दर्शकों, कोई नहीं भूल सकता किस तरीके से वहां पर आक्रोशित माहौल देखा गया था, कैसे सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी जिसमें 4 लोगों की मौत भी हुई। लेकिन जिन मुस्लिम वर्ग के लोगों की मौत हुई उसे लेकर विपक्ष ने पुलिस वालों पर ही कई गंभीर आरोप लगाए थे। अखिलेश से लेकर राहुल गांधी और ओवैसी तक आपको बता दें, दूसरे राजनीतिक दलों ने इन्होंने सवाल खड़े कर दिए और सवाल खड़े करते हुए पुलिस की गोली से मौत होने की बात कही थी। खाकी वर्दी पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब हिंसा को लेकर जो खुलासा हुआ है, जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूं, उसको ध्यान से सुनिए दर्शकों, क्योंकि उसके बाद पूरा विपक्ष मौन साध लेगा। क्योंकि पुलिस के हत्थे वो आरोपी चढ़ा है जो संभल को सुलगाने में लगा हुआ था, क्योंकि आदेश दुबई से आ रहा था। वो गोली भी विदेशी थी, वो जो पूरी रणनीति थी वो भी यहाँ की नहीं थी, पाकिस्तान और दुबई से मिल रही थी दर्शकों। और अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको बताऊंगी दर्शकों कैसे दुबई से कमांड मिलती है, संभल में फॉलो की जाती है। मुल्ला अफरोज हिंसा वाले दिन संभल में ही था, पुलिस पर हमले की फिराक में था मुल्ला अफरोज। आपको बता दें, ये वही मुल्ला अफरोज है जिसको अब गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इसके पास से 32 बोर की पिस्टल मिली है। आरोपी अफरोज के पास से कार्टेज भी बरामद किए गए हैं और सबसे अहम बात यह है कि शारिक साटा गैंग का मेंबर है और हिंसा से कुछ दिन पहले शारिक से बात हुई थी। अफरोज ने मोबाइल ऐप के जरिए शारिक से बात की थी। एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया था ताकि किसी को भी दर्शकों पता ना चले, लेकिन योगी की योद्धा है, योगी की पुलिस है जिसने सब कुछ पता लगा लिया है। और दर्शकों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको मैं सच्चाई बता रही हूँ और एक एक करके तथ्य दिखा रही हूँ। जिस शारिक साटा का नाम सामने आ रहा है, जी हाँ, शारिक साटा, बताया ये जा रहा है कि संभल का ही रहने वाला है, लेकिन इस वक्त दुबई से अपना गैंग चला रहा है और दावा किया जा रहा है कि उसी ने मुल्ला अफरोज को हिंसा को भड़काने का ऑर्डर दिया था। दर्शकों, दुबई से बैठा हुआ ये व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है कि संभल में हिंसा भड़का दो। पुलिस अब अफरोज की निशानदेही पर गैंग के दूसरे सदस्यों को भी ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस के सामने अब जो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों, उनका जवाब मिलने के बाद हिंसा से जुड़ी हर तस्वीर साफ हो जाएगी ताकि आपको बरगलाया ना जा सके। दर्शकों, मैं ये बता दूं, सवाल जिनके भी मन में है, जवाब बाकी है। अफरोज ने शारिक साटा से ऐप से बात की, ये समझ लीजिए कि क्या बात हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अफरोज ने मोबाइल का डेटा डिलीट किया, क्यों डिलीट किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। अफरोज ने नेताओं की कनेक्शन की बात भी कही, आखिर कौन कौन से वो नेता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर ये जो लगातार गुत्थी उलझती जा रही है,
इसको हम सुलझाएंगे दर्शकों। और मैं आपको ये भी बता दूं दर्शकों, शारिक साटा नाम आ गया जो दुबई में बैठा हुआ है। मुल्ला अफरोज जो पुलिस की गिरफ्त में है, अब उसी की निशानदेही पर पुलिस पहुंच रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ेगा, अभी और परतें खुलेंगी, लेकिन जो ये खुलासा हुआ है उसने विपक्ष के चेहरे पर एक मौन का लेटर चिपका दिया है। एक ये बता दिया है कि जो बार बार पुलिस पर उंगली उठा रहे थे उन्हें समझना होगा कि किस तरीके से प्री प्लान तरीके से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई वो संभल से करीब 2500 किलोमीटर दूर दुबई से रची गई थी। इस बात का खुलासा पुलिस की गिरफ्त में आए मुल्ला अफरोज ने किया है। मुल्ला अफरोज दुबई में बैठे अपने लीडर शारिक साटा के एक एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ था और इसके लिए उसने शारिक साटा से मोबाइल ऐप से कुछ दिन पहले बात भी की थी। 20 तारीख को हिंसा हुई थी, उसमें 70 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। उनमें से एक मुल्ला अफरोज की भी गिरफ्तारी हुई है। मुल्ला अफरोज वो व्यक्ति है जो शारिक साटा की गैंग का सदस्य भी है और उसके अन्य सदस्यों से भी बातचीत और शारिक साटा के साथ भी एक ऐप के माध्यम से बातचीत करने के तथ्य हैं, वो पुलिस को प्रकाश में आए हैं। मुल्ला अफरोज जिसके ऊपर पहले से कई केस हैं, गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि इनका मकसद हिंसा को और भड़काना था और इसीलिए इनके टारगेट पर पुलिस वाले भी थे। दावा तो ये भी है कि इसी की फायरिंग में 2 लोगों की मौत भी हुई, साथ ही इसके पास से पिस्टल और कारतूस भी मिले हैं। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल और इसने 2 लोगों की हत्या की बात है वो प्रकाश में आई है और प्रकाश में आने के बाद में इससे पूछताछ की गई। उसके पास से 3 लाइव कार्ट्रिजेज भी मिले हैं और उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन भी इसका यहाँ पे संभल में होना प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा जितने भी क्रेडिबल एविडेंसेस हैं, जिसमें सर्विलांस से लेके मुखबिर खास है, उन सब को प्रयोग में कर एक फुल प्रूफ केस है वो बनाया जा रहा है। पुलिस इस मामले में शारिक साटा के दूसरे साथियों को भी आइडेंटिफाई कर चुकी है और जल्द उनकी भी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। वहीं पाक ऑर्डिनेंस के मिले कारतूस और हथियार को लेकर भी जांच तेज हो गई है, लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि कारतूस की सप्लाई करने वाला कौन है और वो कहां से आए। इस द्वारा जितने भी एंगल्स हैं, चाहे शारिक साटा के पाकिस्तान समर्थित जितने भी लोग हैं, उन सबसे बात करने के हो। यहाँ पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कार्ट्रिजेस भी मिले थे जो कि बहुत चौंकाने वाला तथ्य था पुलिस के लिए भी। पुलिस द्वारा उस एंगल पे भी जांच की जा रही है कि उसको सप्लाई किसने किया गया है। मुल्ला अफरोज से भी इसकी बातचीत की गई थी, इस गैंग के अन्य सदस्यों से भी बातचीत की जाएगी और पुलिस द्वारा एकदम सटीक और मेरिट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन वो किया जा रहा है। संभल प्रशासन अब सारी कड़ियों को जोड़ रही है, लेकिन इन खुलासों के बाद ये बात साफ हो गई है कि ये हिंसा पूरी प्लानिंग के तहत की गई। अब अगला टारगेट शारिक साटा है जो दुबई में बैठकर ये ऑर्डर दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शारिक साटा जिसका नाम संभल हिंसा में आया है, उसके बारे में खुलासा तो ये भी हुआ है दर्शकों कि उसके संभल के दीपा सराय के अलावा कई इलाकों में बेनामी संपत्ति भी है और वहीं अब पुलिस की जांच में उसके फर्जी पासपोर्ट बनवाने की बात भी सामने आई है जो उसने साल 2020 में बनवाया था। अब इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसी फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो विदेश भागा है, क्योंकि जैसे ही वो विदेश भागा है उसके बाद से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं दर्शकों। मैं आपको बता दूं, असली जो नाम है और जो फर्जी पासपोर्ट है उसमें शारिक साटा ख्वाजा, शारिक संभल का निवासी बताया जाता है और इसमें दिल्ली का भी कुछ जिक्र बताया जा रहा है। आपको मैं 2 तस्वीरें दिखा रही हूँ। असली नाम शारिक साटा है, संभल का निवासी, लेकिन दिल्ली का निवासी ख्वाजा शारिक, यानी कि फर्जी है। ये फर्जी पासपोर्ट है दर्शकों, इसके बारे में भी जानकारी मिली है, तमाम बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन ऐसे में पहले एक बार आप ये सुन लीजिए। शारिक साटा संभल का रहने वाला था। उसके परिवार के काफ़ी रिसेंटली तक यहाँ पे रहने के प्रकाश में आए हैं। यह एक दुर्दांत अपराधी है जिसके ऊपर कई सौ गाड़ियों चोरी करने का इल्ज़ाम इस पर लगा है, लेकिन 54 से ज़्यादा मुकदमे इस पे दर्ज हैं। कई दशकों से ये एक्टिव था। इसके ऊपर पासपोर्ट भी हमारे पास एक 2020 का दिल्ली का एक पासपोर्ट भी बनने का संज्ञान में आया है। उस पासपोर्ट के आधार पे भी आगे की जांच की जाएगी कि ये भारत से उस पासपोर्ट के आधार पे कब भारत से बाहर निकला है।